संबंधित, दत्तक या उत्तराधिकारी से संबंधित, बिल से संबंधित यदि हम कानून बनाते हैं तो यहां भाषा पर आधारित कई संप्रदाय हैं। विधि के समझ समता की जब बात आती है तो हम उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि एक समान संहिता समान परिस्थितियों में और समान व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है, ना कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले जो आर्थिक रूप से असक्षम है, आर्थिक रूप से कोई मजबूत है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई शोषित है, इन सबके समान एक समान सिविल संहिता यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असमान परिस्थितियों में समान संहिता लागू नहीं हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के बीच यदि समान संहिता लागू होती है तो ये असमान व्यवहार होगा। तो भाइयों एवं बहनों, असमान परिस्थितियों के संदर्भ में जितनी हम बातें कहते हैं और सिविल संहिता जो 44 धारा की जो बातें हैं, अनुच्छेदों की जब बातें आती है, सबको आप सबको पता हो गया होगा कि भारत कई संप्रदाय, कई धार्मिक संस्थाओं, कई सामाजिक रूढ़ि प्रथाओं पर आधारित देश है और सबकी जिम्मेदारी होती है सरकार की, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आज इस बैठक के सामने आप सबों के सामने एक और कहना चाहूंगा, जिस बातों को विधि आयोग ने सरकार को या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि आपको, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है ये भारत में समस्त नागरिकों के लिए एक समान लागू होगा, तो भारत का संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 38 ये कहती है कि आय की असमानताओं को दूर करना संविधान का अनुच्छेद 38 में प्रावधान है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित करना यह संविधान अनुच्छेद 38 में प्रावधान है। संविधान अनुच्छेद 39 ये कहता है कि अवसरों में और व्यापार में और सुविधाओं में असमानता को खत्म करने का प्रावधान है। 39 ये भी कहता है कि जब आर्थिक नीतियां इस देश में बनेगी तो सार्वजनिक हिताय के आधार पर सर्वसाधारण अहित कर नहीं होगा। संविधान अनुच्छेद 40 ये कहता है कि पंचायतों में या ग्राम सभाओं में स्वशासन का अधिकार का प्रावधान है आपका 40। संविधान का अनुच्छेद 46 ये कहता है जहां अनुसूचित जातियां हैं, जहां अनुसूचित जनजातियां हैं और दुर्बल वर्ग हैं, उनके शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर विशेष सावधानी से कानून बनाई जाएगी और सामाजिक अन्याय से और सभी प्रकार के शोषण से इन समाज के लोगों को बचाने का प्रावधान अनुच्छेद 46 करता है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रावधान करता है और 48 खंड ए पर्यावरण को संरक्षण करने का प्रावधान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग इस मंच के माध्यम से मैं आप सबों के सामने ये कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, जब 44 की धारा अनुच्छेद के तहत जब आप बात करते हैं कि समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होती है, तो बाकी संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद जो 38 से लेकर 51 तक है, इसमें एक समान सिविल संहिता की बातें क्यों नहीं करती है विधि आयोग और उच्चतम न्यायालय? क्यों नहीं कहती है? एक ही बात पर कहती है कि एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 तक, और यह हवाला देते हैं कि देश के विभिन्न कंट्रीज में अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक समान सिविल संहिता है। अमेरिका का उदाहरण देते हैं, पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, तुर्क का उदाहरण देते हैं, इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं, सूडान, मिस्र, इनका उदाहरण देते हैं। क्या इन्हें मालूम है
कि तुर्क में एक भाषा समूह के लोगों का निवास स्थान है। अमेरिका में पूंजीवाद पर शासन व्यवस्था स्थापित लोकतंत्र है। मिस्र में और इंडोनेशिया में एक भाषा समूह के लोगों का निवास स्थान है। बंगाल में या बांग्लादेश में इंडो यूरोपियन भाषा समूह लोगों का निवास स्थान है। और आज यदि हम विश्व के संदर्भ में देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, आज के समय में कुपोषण से यदि महिलाओं का अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले में यदि कहीं बातें आती है, मानवता अधिकारों का जब हनन की बातें आती है, तो एक समान सिविल संहिता जिस देश में लागू है, सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय उन्हीं देशों में है। आप सबों को यह मालूम होना चाहिए। आज के समय में आप गूगल डिजिटल इंडिया के दौर में रहते हैं, आप सर्च कीजिए कि कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति में, गरीबी की वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति और विदेशों की स्थिति क्या है, स्वच्छ लोकतंत्र के स्थिति में आर्थिक स्वतंत्र का सूचकांक में भारत का क्या रैंकिंग है। आपको पता चलेगा कि देश, हमारा देश विश्व के कई विकसित देशों से सबसे पिछड़े स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक अन्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के विपरीत हम शासन तंत्र को संचालित कर रहे हैं। तो भाइयों एवं बहनों, ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इतना ही कहूंगा, यदि आप भारत सरकार एक समान सिविल संहिता की बातें करती है, तो आपको संविधान उद्देशिका की याद करना होगा कि किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और किस वर्गों के लिए आप एक समान सिविल संहिता की बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक समान सिविल संहिता यहां पर भाषाई आधार पर हम विभक्त हैं, सामाजिक स्तर पर हम कमजोर हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासतें अलग है। किन वर्गों के लिए बातें होती है? यहां वर्ण व्यवस्था है, यहां पर मनुस्मृति पर आधारित नियम कानून लागू है, यहां कहीं दहेज प्रथाएं हैं, यहां भ्रूण हत्याएं हैं, यहां पर महिला उत्पीड़न है। अब किन वर्गों के लिए और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लागू? अंतिम समय में एक समान सिविल संहिता यदि लागू होने की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव चंद्र भारती बनाम भारत संघ में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आधारिक लक्षणों का उल्लंघन कर इस देश पर कोई कानून नहीं बनेगा। मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाली कोई कानून, कोई संसद या कोई विधानमंडल कानून नहीं बनाएगी। जो संविधान आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। आज यदि एक समान सिविल संहिता की बातें आती हैं, तो हमारी जो विधि के समक्ष समता का है, जिसमें पहले भी मैंने कहा था, समान परिस्थितियों में समान लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होती है, ना कि असमान व्यक्तियों के लिए। अंतिम समय में जो हमारी अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का हमें अधिकार है, हमारी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की अधिकार हमें देता है कि हम किस प्रकार अपने विवाह संस्कार करें, किस प्रकार जन्म मरण संस्कार हमारा होगा, ये हमें अधिकार देता है हमारा संविधान। यदि एक समान सिविल संहिता लागू होता है, तो ये तीनों के तीनों मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हम अपनी परंपराओं से, अपनी विरासतों से हम बेदखल हैं। इसीलिए हम इस मंच के माध्यम से आप सबों के सामने इतने से लंबे बातों को रखा, ताकि आप क्लियर हो कि एक समान सिविल संहिता की बातें किन वर्गों के लिए और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संविधान उद्देशिका की प्राप्ति के लिए ही करना है। तो भाइयों एवं बहनों, आप सबों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आपको तय करना है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत। 13 तारीख को
विधि आयोग के सामने हमें भेजना है, उससे पहले भेजना है। तो इतना तो है कि हम भाषा पर आधारित, हम आज को एशियाटिक भाषा समूह के लोग, द्रविड़ भाषा समूह के लोग हैं और निग्रोटो भाषा समूह के लोग हैं और अंडमानी जैसे समूह के लोग हैं। और यहाँ पर इंडो ईरानी और इंडो यूरोपियन जिसे हम कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, ये इंडो यूरोपियन और इंडो ईरानियन हमारे मुस्लिम भाई लोग, ये 5-6 भाषा समूह के लोगों का देश है। इसी से हमारे देश की पहचान होती है, अनेकता में एकता। क्या भारत सरकार और विधि आयोग अनेकता में एकता को खत्म करना चाहती है? यदि ऐसा कहती है तो आने वाला समय में एक उलगुलान होगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6ठी अनुसूची क्षेत्र के तर्ज पर एक और कंट्रीज की, एक और राज्यों की बातें आएंगी। और भारत सरकार जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे भाषा राज्यों को विखंडन करती है। आज विभेदकारी घटनाएं घट रही है, सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, जातिगत अंतर आती है, भेदभावपूर्ण व्यवहार बढ़ रही है। ऐसा स्थिति में हमें समझना होगा कि हम देश को एकता में, सूत्र में कैसे बांधें। हमें राजनीतिक दल आपस में बांटती है भाषाओं के आधार पर डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। सबको जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेश्वर जी, जो बढ़िया थे अब सामान आजा।